Hello everyone and welcome to this online lecture series on illumination and electrification of building. We are learning unit number 2, that is types of lamp. Today is our lecture number 5 and in today's session we are going to learn about compact fluorescent lamp, which in short form are called as CFL. Before moving forward, let us revise what we have learned in lecture number 4. In lecture number 4, we learned about working principle of mercury vapor lamp, types of mercury vapor lamp, construction of high pressure mercury vapor lamp, working of high pressure mercury vapor lamp, and application of mercury vapor lamp. These all things we learned in our previous lecture. Let us discuss learning outcomes of today's lecture. After watching this video, student will be able to learn about construction of compact fluorescent lamp, working of compact fluorescent lamp, advantages and disadvantages of compact fluorescent lamp. This is the actual diagram of compact fluorescent lamp. You all are aware about this lamp. आप सभी ने ये लैम्प आपके घर में देखा ही होगा, ठीक है। तो इसमें होता है बेस। अब ये बेस के अंदर होता है ये इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट, इसका फंक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर आता है ये स्पाइरल लैम्प। आपने फ्लोरेसेंट लैम्प पढ़ा है जिसमें कि क्या होता था, एक लॉन्ग ट्यूब होता था, पर यहाँ पर ये कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प में क्या है, स्पाइरल ट्यूब है। अब जैसे आपको पता है कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता है तो साइज कम करने पर फोकस दिया जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं टीवीज। अगर आप कुछ सालों पहले देखते थे, टीवीज का साइज होता था एकदम बड़ा बड़ा, बट अब लेटेस्ट ट्रेंड में जो एलईडीज आती है उसके साइज एकदम छोटे होते हैं। तो उसी तरह लैम्प में जो फ्लोरेसेंट लैम्प में एडवांसमेंट हुआ तो उसको नाम दिया गया कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। कॉम्पैक्ट का मतलब ही होता है छोटा, यानी छोटा फ्लोरेसेंट लैम्प जिसका साइज जो है वो है छोटा। इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो फ्लोरेसेंट लैम्प जैसा ही है, बस इसमें जो है वो एडिशन है इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट का और इसके शेप और साइज का। तो इसमें जो होता है ये स्क्रू बेस हाउसिंग होती है जो कि इस इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ये इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट होता है जो कि इस लैम्प को वर्क करने में हेल्प करता है। और ये स्पाइरल लैम्प होता है जिसको फ्लोरेसेंट पाउडर की कोटिंग दी जाती है और जो कि लाइट एमिट करता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोरेसेंट लैम्प। फर्स्ट है स्क्रू बेस एंड हाउसिंग। तो स्क्रू बेस और हाउसिंग का क्या रोल है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट सर्किट को। ये जो इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट जो बनता है वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स से बनता है और इसका जो लैम्प का फंक्शनिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट पे डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट को प्रोटेक्ट करना, जो इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट जो है हम इस कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प का एज अ हार्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो हार्ट की इन जो इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट की जो प्रोटेक्शन की हिफाजत की जिम्मेदारी होती है स्क्रू बेस और हाउसिंग पे, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट। एंड इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट
is a device which control the starting voltage and the operating current of lightning device. अभी जो इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट होता है ये क्या करता है, स्टार्टिंग वोल्टेज को कंट्रोल करता है. Spiral lamp. Spiral lamp consists of argon and mercury and is coated with phosphor coating, ट्राइफॉस्फर कोटिंग. ये जो स्पाइरल लैम्प होता है इसमें आर्गन और मर्क्यूरी होती है और इसके जो अंदर का सरफेस होता है वो ट्राइफॉस्फर कोटिंग से यानी 3 फॉस्फर की लेयर से कोटेड होता है, इसीलिए क्या कहा गया है, ट्राइफॉस्फर कोटिंग. टू इंक्रीज द एरिया ऑफ लैम्प द CFL हैज स्पाइरल लैम्प. मैंने जैसे ही बोला था कि एरिया इंक्रीज करना है, कॉम्पैक्ट साइज में एरिया इंक्रीज करना है, इसीलिए ये लैम्प का जो लैम्प सर्किट है वो क्या है, स्पाइरल शेप में है, यानी कम जगह में ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई हो. इस मोटो के ऊपर ये CFL लैम्प का जो शेप है वो कैसा है, स्पाइरल. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट सर्किट. यानी इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट सर्किट में एग्जैक्टली क्या होता है. तो जब AC सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज जब दिया जाता है, वो किसको दिया जाता है, रेक्टिफायर को. रेक्टिफायर क्या करता है, AC इनपुट को DC में क्या करता है, कन्वर्ट करता है. फिर ये जो DC इनपुट है ये किसको दिया जाता है, इन्वर्टर को. अब ये इन्वर्टर क्या करता है, फिर से DC को AC में कन्वर्ट करता है. और ये जो AC है फिर ये हाई फ्रीक्वेंसी AC जो हमें इन्वर्टर से मिलता है, ये 50 हर्ट्ज से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का जो AC वो हाई फ्रीक्वेंसी हमें मिलता है, वो हम किसको देते हैं, लैम्प ट्यूब को. यानी जो हमारा लैम्प है हम उसको देते हैं और जिसके कारण क्या होता है, अपना लैम्प वर्क करना शुरू कर देता है, रोशनी फैलाना शुरू करता है. तो सबसे पहले AC सोर्स 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज हमने रेक्टिफायर को दिया. रेक्टिफायर ने AC इनपुट को DC में कन्वर्ट किया. फिर ये DC इनपुट इन्वर्टर को दिया गया. इन्वर्टर ने क्या किया, AC विथ हाई फ्रीक्वेंसी यानी AC में ही कन्वर्ट किया, पर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या की, बढ़ा दी. अब ये जो हायर फ्रीक्वेंसी थी ये हमने लैम्प ट्यूब को दी और जिसके कारण हमारा लैम्प क्या हुआ, जलना शुरू हुआ, यानी ऑपरेट होना शुरू हो गया. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वर्किंग ऑफ कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प. The electronic ballast circuit takes a 220 volt input from external power source and send high frequency supply is applied to the two terminals of CFL. इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट सर्किट हमने अभी देखा कि जो है वो सप्लाई लेता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का, एक्सटर्नल सोर्स से लेता है वो सप्लाई और वो क्या करता है, फिर रेक्टिफायर को देता है, रेक्टिफायर फिर इन्वर्टर को देता है, इन्वर्टर क्या करता है, उसका फ्रीक्वेंसी AC ही रखता है सप्लाई को, बस उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बढ़ा देता है. और ये हायर फ्रीक्वेंसी अब क्या होता है, CFL के जो 2 इलेक्ट्रोड्स है उनको प्रोवाइड किया जाता है. दिस आयोनाइजेस द आर्गन एंड मर्क्यूरी वेपर पार्टिकल. अब ये हाई फ्रीक्वेंसी जो 2 इलेक्ट्रोड्स को दिया जाता है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, वो 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में आर्क प्रोड्यूस होता है और ये आर्क प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है, जो अपने लैम्प में जो स्पाइरल अपना लैम्प है उसमें जो मर्क्यूरी और आर्गन के वेपर पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, आयोनाइज होना शुरू हो जाते हैं. The ionized particle emit ultraviolet radiation which strikes the fluorescent layer of material coated on the tube. अब ये ionized particle क्या होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिट करते हैं और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब फ्लोरेसेंट लेयर को, जो फ्लोरेसेंट लेयर अंदर से कोटिंग दी गई है ट्राइफॉस्फोरस लेयर की, यानी 3 बार जो फॉस्फोरस लेयर की
ट्रिपल लेयर जो दी गई है जब उससे टकराती है तो क्या होता है, ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो विजिबल रेज यानी लाइट रेज प्रोड्यूस करती है, जो फ्लोरेसेंट मटेरियल की वो प्रॉपर्टी ही है कि वो क्या करता है, लोअर वेवलेंथ को हायर वेवलेंथ में कन्वर्ट करता है. So this is the diagram of CFL lamp. You can see this is the ballast circuit which provide high frequency to the this two electrodes. ये ballast circuit क्या करता है, जो 50 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है उसको हायर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है और ये इलेक्ट्रोड्स के को प्रोवाइड. अब ये इलेक्ट्रोड्स में क्या होता है, यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होता है. ये आर्क प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो मर्क्यूरी और आर्गन की जो गैसेस है वो क्या होती है, आयोनाइज होती है. यह आयोनाइज गैसेस क्या होती है, अंदर की जो ट्राइफॉस्फरस कोटिंग है उस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होते हैं, स्ट्राइक होते हैं और फिर इनकी वेवलेंथ बढ़कर अल्ट्रावायलेट रीजन से विजिबल रीजन में जाती है और हमें क्या मिलता है, लाइट मिलता है. हाई फ्रीक्वेंसी एसी 60 to 80 वोल्ट एट 1 किलोहर्ट्ज, 50 हर्ट्ज को 1 किलोहर्ट्ज में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बलास्ट. इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट इज अप्लाइड टू द इनर्ट गैसेस विच आर फिल्ड एट लो प्रेशर. हमने देखा कि ये इनर्ट गैसेस क्या होती है, आयोनाइज होती है हायर फ्रीक्वेंसी के कारण. Then due to the high frequency there will be a ionization of mercury, powder, helium and other inert gases. ये जो है आर्गन, ये जो होती है ये सारी इनर्ट गैसेस होती है. तो ये हाई फ्रीक्वेंसी के कारण ये गैसेस का क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है. एंड लाइट इज इमिटेड थ्रू दिस फ्लोरेसेंट लैम्प. और इस फ्लोरेसेंट लैम्प से क्या होता है, लाइट इमिट होता है. So quickly we will discuss the working of compact fluorescent lamp. So ये सप्लाई दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट सर्किट क्या करता है, जो 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है. अब ये हाई फ्रीक्वेंसी ये दो इलेक्ट्रोड्स को दी जाती है, इनके बीच में क्या प्रोड्यूस होता है, आर्क. ये आर्क प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है, यहाँ की जो मर्क्यूरी और आर्गन गैसेस है इसके पार्टिकल्स जो है वो क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं और यूवी रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं. अब ये यूवी रेडिएशन जब ये ट्राइफॉस्फरस कोटिंग जो है इस पे टकराती है तो ये क्या करते हैं, अपनी वेवलेंथ बढ़ाते हैं और ये यूवी रेडिएशन विजिबल रेंज में चले जाते हैं, जिसके कारण हमें क्या मिलती है, लाइट, और हमें पूरी तरह क्या मिलती है, रोशनी. सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प. Next we will discuss about advantages and disadvantages of compact fluorescent lamp. Advantages of fluorescent lamp: low power consumption कम है, long life, small size, illumination is high. So जो advantages में है क्या है, लो पावर कंजम्पशन है इसका, पावर कंजम्पशन कम है, इसकी लाइफ ज्यादा है, इसका साइज छोटा है, यानी इसका नाम ही है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, यानी कॉम्पैक्ट साइज का फ्लोरेसेंट लैम्प. फ्लोरेसेंट लैम्प हमने पहले ही पढ़ा है, पर इस फ्लोरेसेंट लैम्प की खासियत ये है कि इसका साइज कॉम्पैक्ट है, ये हैंडी है और इसका इल्यूमिनेशन क्या होता है, हाई, जो कि हर लाइट सोर्स का एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होना चाहिए कि उसका इल्यूमिनेशन क्या होना चाहिए, हाई. Disadvantages of compact fluorescent lamp: इनिशियल कॉस्ट इज हाई, इसका इनिशियल कॉस्ट इलेक्ट्रॉन बलास्ट सर्किट होने के कारण क्या है, हाई है. So in this video we learn about following things. We learn about construction of compact fluorescent lamp, working of compact fluorescent lamp, and we discussed about advantages and disadvantages of compact fluorescent lamp. So this all things we covered in this video. Hope you guys understood all this thing. If you have any doubt, then please feel free to ask and watch this video again and again. Thank you and keep learning. In next lecture, we will learn about
halogen lamp. Thank you so much.